एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़। तो चैप्टर 5 जो है वो है इंडस्ट्रीज़ और इस चैप्टर के हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सारा ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कवर्ड ही है। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो हम नोट्स कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 जो है इंडस्ट्री क्या होती हैं? जो ये फैक्ट्रियाँ होती हैं ये इंडस्ट्री होती हैं। तो जो इंडस्ट्री टर्म है इसका क्या मतलब है? तो इंडस्ट्री मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कोई भी काम चल रहा है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको इकोनॉमिक इंडस्ट्री कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, गुड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, गुड्स या फिर सर्विसेज हम लोगों को मिल रही होती हैं। गुड्स बन रहे होते हैं या फिर सर्विसेज मिल रही होती हैं, या फिर हम लोग मिनरल्स निकाल रहे होते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज बनाने का काम करती हैं, हमें प्रोवाइड करने का काम करती हैं इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और हमें कुछ ना कुछ उसमें से सामान बन रहा होता है, फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती है। सर्विसेज का मतलब है जैसे कि डॉक्टर, एक हॉस्पिटल है, वो भी एक तरीके की मेडिकल इंडस्ट्री का तहत आता है। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो 3 टाइप की हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी क्या होती है? रिलेटेड विद लैंड एंड प्रोडक्शन। तो जैसे कि लैंड से और प्रोडक्शन से कोई काम हो रहा है, एग्रीकल्चर। ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है, इससे पहले वाला चैप्टर था एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो जैसे कि एग्रीकल्चर और जो माइनिंग जहाँ पर हो रही होती है ना, उसको भाई हम लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, ये सारा के सारा हमारे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू। यानी कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सपोज करिए कॉटन से, है ना, कॉटन वूल से अगर आप क्लोथ बना रहे हैं, अगर आप कपड़ा बना दे रहे हैं, तो वो तो फैक्ट्रियों में काम होता है। तो जो काम फैक्ट्रियों में होता है वो आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। फिर आती है टर्शरी में सर्विसेज होती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था मेडिकल इंडस्ट्री का, मेडिकल जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, है ना, ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मेडिकल इंडस्ट्री जो है ये एग्जाम्पल है टर्शरी फॉर्म का। तो प्राइमरी जो हमारी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि माइनिंग का काम हो गया। सेकेंडरी में हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम उसको और ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं। जैसे कि आटा होता है, वो हम लोगों ने एग्रीकल्चर से मिला, फिर उसके हम लोग बिस्किट बनाते हैं, मैदा के बिस्किट बन जाते हैं, और फिर उसके बाद उन बिस्किट को बेच देना बाजार में जाकर के, वो टर्शरी एक्टिविटी हो जाती है। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज़ और किस किस टाइप की होती है कि भाई इंडस्ट्री क्या होता है। तो इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद। इंडस्ट्री क्या काम करती है? इंडस्ट्री में काम होता है गुड्स का मतलब कोई जो सामान होता है ना, उसको इंग्लिश में हम गुड्स कहते हैं। काम होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान बनते हैं। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में एक टर्शरी सेक्टर की इंडस्ट्री है, स्टील बन रही है वहाँ पर। स्टील से फिर कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, हमारे बर्तन, एरोप्लेन, है ना, हर जगह स्टील का काम होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये कोल माइनिंग, ये सेकेंडरी, बेसिकली ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। कोल माइन करने के बाद फिर उसका इस्तेमाल किया जाना। और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जैसे कि टूरिज्म हो गया, ये एक टर्शरी इंडस्ट्री का हमारा काम है। तो इंडस्ट्री भी कई तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो इंडस्ट्री भी काफ़ी सारे टाइप की होती हैं। अब इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल, जो कच्चा माल होता है। जैसे कि अगर रॉ मटीरियल कॉटन है तो वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, है ना। अगर कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर, कॉटन इस्तेमाल करके कपड़ा बना रहे हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। साइज़, भाई कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा या फिर छोटी है। और ओनरशिप का मतलब है कि भाई पब्लिक है, यानी कि सरकारी है, या फिर प्राइवेट भी हो सकती है। उसके साथ साथ वो कोऑपरेटिव भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने मिल करके बनाई हो, है ना। तो बहुत सारी टाइप की हमारी ओनरशिप हो सकती है। साइज़ हो सकता है स्मॉल हो सकता है या फिर लार्ज स्केल हो सकती हैं। रॉ मटेरियल अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर बेस हो सकती है, माइनिंग बेस उसका
हो सकता है रॉ मटेरियल, मतलब आप लोग ज़मीन में से निकाल रहे, जैसे कि कोयले पे डिपेंड करती है, या फिर लोहे पे डिपेंड करती है, या फिर वो कॉटन पे डिपेंड करती है, या फिर चीनी पर डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, फिर उसका साइज़ कितना बड़ा, छोटी सी है या बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सरकारी है या प्राइवेट है, फिर बहुत सारे लोगों ने मिल करके बनाई हुई है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है ना, रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड हो गया, मिनरल बेस्ड हो गया, मरीन बेस्ड हो गया और फॉरेस्ट बेस्ड हो गया। तो एग्रो बेस्ड यानी कि खेती बाड़ी से आ रहा है, मिनरल बेस्ड जैसे कि एग्जांपल दिया कि भाई कॉपर निकाल रहे हो सकता है ना, कॉपर जिससे वायर वगैरह बनते हैं, फिर आयरन निकाल रहे हो, या फिर ये हो गया मिनरल, मिनरल जो है वो एक आयरन एक मिनरल है। और मरीन हो गया यानी कि जैसे कि फिशेस, ऑयस्टर्स, पर्ल्स, ये सब क्या है, ये मरीन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि अगर आप कहें कि आंवला जो है वो जंगलों में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से। वुड है ना, जो लकड़ी से फर्नीचर बनता है वो फॉरेस्ट बेस्ड है। तो साइज़ और ओनरशिप के बेसिस पे भी छोटी या बड़ी होती हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिर उसके बाद मिनरल बेस्ड, फिर मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो, मिनरल, मरीन, फॉरेस्ट। साइज़ के बेसिस पे हमारे हो गई स्मॉल या फिर लार्ज, छोटी भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी स्केल की भी हो सकती हैं, है ना। तो ये सारे एग्जांपल हैं साइज़ के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट हो सकती है, किसी एक पर्सनल आपकी इंडस्ट्री हो सकती है। पब्लिक यानी कि सरकार की हो सकती है। जॉइंट यानी कि कुछ शेयर जो है वो सरकार का हो और कुछ शेयर हो सकता है आपका हो, है ना। कोऑपरेटिव, बहुत सारे लोग अगर मिल करके आते हैं तो उसको हम लोग कोऑपरेटिव कहते हैं। यानी कि एक इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा बहुत सारे लोगों का है। जैसे कि अमूल एक कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। अमूल क्या है, अमूल एक कोऑपरेटिव है, यानी कि जो अमूल में एक किसान जो दूध दे करके जा रहा है ना, वो भी उस कंपनी का हिस्सेदार है। तो ये होती है कोऑपरेटिव। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि आप कह सकते हैं टिस्को, टाटा स्टील, है ना। टाटा स्टील बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। छोटी छोटी भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, जैसे कि लिज्जत पापड़ है हो गया। अब इंडस्ट्रीज़, यही हमारा हम लोगों को क्लासिफिकेशन है कि इंडस्ट्री के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। रॉ मटेरियल के बेसिस पे कच्चा माल कैसा है ना। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब भाई किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इंडस्ट्री लगाई जा रही है तो क्यों लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल मतलब उसके आसपास हमारे पास इजीली कच्चा माल अवेलेबल है या फिर नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जहाँ पर हमें माल अवेलेबल होगा, जैसे कॉटन इंडस्ट्री लगाना, वहाँ पर कहाँ पर आसान होगा, जहाँ पे कॉटन इजीली अवेलेबल होगी वहाँ पे कपड़ा आराम से बन जाएगा। इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं। लेबर यानी कि वहाँ पर काम करने वाले लोग होने चाहिए ना, तभी तो इंडस्ट्री में लोग चाहिए काम करने के लिए। कैपिटल, पैसा होना चाहिए तभी इंडस्ट्री लगेगी। मार्केट यानी कि जो सामान आपने बनाया है वो आसपास बिक भी जाए तो मार्केट। पावर, अब भाई बिजली के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता, तो भाई पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लैंड, ज़मीन पर ही तो इंडस्ट्री लगेगी। ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़कें वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सड़कें होंगी तभी इजीली जो इंडस्ट्री में सामान बना है वो मार्केट तक पहुंच पाएगा। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कोई भी इंडस्ट्री जो होगी वो किस जगह पर होगी। तो ये सारे के सारे उसके फैक्टर्स हैं भाई। इन वजहों से, इन चीज़ों की वजह से फैक्ट्री किसी जगह पर होती है। तो ये आ गया। अब देखते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। पूरी दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। जैसे कि वर्ल्ड में ईस्टर्न अमेरिका में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप में तो हर जगह इंडस्ट्रीज़ है। ईस्टर्न एशिया के भी काफ़ी सारे इन पार्ट्स में जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 2-3 आप लोग एग्जांपल याद रख लीजिए। मुंबई, पुणे में काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं। बेंगलोर, तमिलनाडु वाले रीजन में है। अहमदाबाद, बड़ोदरा या फिर छोटा नागपुर जो बेल्ट है वहाँ पर हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। और विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट और गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ वाला जो रीजन है, हुगली रीजन और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम क्लस्टर। तो यहाँ पर इनमें से 2-3 एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए अपने एरिया के पास के, यहाँ पर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर यानी कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कई बार डिज़ास्टर हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था, 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो रिलीज़ हो गई थी और इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो रिसेंटली विशाखापट्टनम में भी इंसिडेंट हुआ था।
अब हम लोग किस तरीके से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में। हम लोग को पता है कि रिस्क होते हैं, बट हम इस रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे इन रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ हम लगाएं वो हमारे रेजिडेंशियल एरिया, मतलब रिहायशी इलाकों से, जहाँ पर कॉलोनीज़ बसी हुई हो, ज़्यादा लोग रहते हैं, उनसे दूर होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़। और आसपास के लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस रिजाइडिंग नियर विजिनिटी, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ के पास रह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री से अगर कोई हादसा होता है तो इस तरीके से हम लोग को एक्ट करना है। और फायर वार्निंग, फाइटिंग सिस्टम, SYS, फायर वार्निंग होनी चाहिए कि भाई आग लग गई है तो उसकी वार्निंग पता लग जाए, सायरन बज जाए। और फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम उससे नुकसान हो जान माल का, इसके हमें व्यवस्था करके रखनी चाहिए। लिमिट ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, तो कोई अगर हजार्डस मटेरियल है जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, उसको लिमिटेड इतना, मतलब इतना ही वहाँ पर स्टोर करके रखा जाए इंडस्ट्री में जितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ना करें जिससे कोई डिज़ास्टर ना हो। और इम्प्रूव्ड पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़, तो पोल्यूशन आसपास जो फैल रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसको भी रोकने के लिए काम किया जाए। अब मेजर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, टाटा स्टील है वहाँ पर जमशेदपुर में। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर हम दुनिया की बात करें तो पिट्सबर्ग USA में आयरन और स्टील इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। कॉटन टेक्सटाइल तो इंडिया में अहमदाबाद में है, और अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें तो ओसाका जापान में है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल जो हैं वो इंडिया के हैं कि कहाँ कहाँ पर है इंडस्ट्रीज़, और नीचे वाले वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर फेमस है। फिर ये हमारी कॉटन टेक्सटाइल। और सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री तो इंडिया में सबको पता है कि बेंगलोर में है, और पूरे वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया USA में। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को तो भाई बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि भाई इंडस्ट्री की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। बैकबोन इसलिए क्योंकि आप देखो ना, कोई भी मशीन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में लोहा है, आयरन और स्टील तो है ही। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बिना तो बाकी सारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती, इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील कैसे बनता है, जैसे कि कोयला होता है, कोयले में हम लोग आयरन मिलाते हैं, फिर उसके बाद उसमें लाइमस्टोन मिलाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों को स्टील मिल जाती है। तो कोयला 8 टन कोयला, फिर उसमें हम लोग आयरन और कच्चा आयरन जो कि ज़मीन से निकालते हैं खोद के, वो आयरन मिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसमें लाइमस्टोन मिलाते हैं, और फिर इन तीनों चीज़ों के मिलने के बाद हम लोगों को स्टील मिल जाती है। तो स्टील ऐसे बनती है, कोल, आयरन और लाइमस्टोन की मदद से स्टील बनती है। नेक्स्ट है आयरन और स्टील की लोकेशन बता रखी है, जमशेदपुर में है, मध्य प्रदेश में। डिस्को बन गई थी 1907 में, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसको। अब मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन, दुनिया में कहाँ कहाँ कॉटन बनता है, तो देखो हमारे पाकिस्तान के लाहौर वाले रीजन में, फिर उसके बाद इंडिया के गुजरात में, फिर तमिलनाडु वाले रीजन में, और नॉर्थ अमेरिका में। ये देखो अलग अलग रीजन्स हम लोग को इस मैप में दिखा रखे हैं कि पूरी दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाने की इंडस्ट्री कहाँ पर है। देखो जापान, ओसाका वाले रीजन में। फिर लोकेशनल एडवांटेजेस टू एस्टैब्लिश कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो क्यों, मतलब एडवांटेजेस है उसको लगाना। देखो 1854 में पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश में लगी थी मुंबई में, और क्योंकि महाराष्ट्र वाले रीजन की ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में काफ़ी अच्छे से कॉटन उग जाती है, और ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि धागा जो है सूखे क्लाइमेट में टूट जाएगा, और वहाँ पे हवा में नमी होती है, इसलिए वहाँ पे धागा आराम से काम किया जा सकता है। और मशीन इंपोर्ट करना, क्योंकि वो समुद्र के पास है, तो बाहर दुनिया से कहीं से भी मशीनें वगैरह इंपोर्ट करना, सामान इंपोर्ट करना, और फिर उसके बाद जब सामान बन जाए तो एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी बढ़िया होता है। वहाँ पर रॉ मटीरियल कॉटन उगती है, आराम से अवेलेबल है, और चीप और स्किल्ड लेबर है, मतलब लोग भी हैं काफ़ी सारे काम करने वाले जिनको काम करना आता है, और सस्ते दरों पे काम करने को मिल भी जाता है। अब हम लोग को यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में और बेंगलोर के जो लोकेशन के एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो देखो बेंगलोर जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बेंगलोर में बहुत सारे मतलब वो हैं कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ से लोग मिल जाते हैं काम करने वाले, वो बच्चे पढ़ के आते हैं और फिर वहाँ पे जॉब करने लगते हैं। वहाँ पे मतलब डस्ट फ्री है, और रेंट भी कम है, अच्छे से कॉस्ट ऑफ लिविंग और लिविंग भी बढ़िया है बेंगलोर की। गवर्नमेंट जो है कर्नाटक की, उसने IT पॉलिसी बना ली थी 1992 में, IT पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने बना ली थी 1992 में, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप हो गई। सिटी जो है वहाँ पर बहुत सारे स्किल्ड मैनेजर और स्किल्ड लोग हैं, तो इसलिए बेंगलोर IT हब है।
कैलिफोर्निया जो है वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स के बिल्कुल पास में है। क्लाइमेट वहाँ का काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट क्लीन है और काफ़ी मतलब डेवलपमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ पे इजीली डेवलप हो गई है। काफ़ी रोड्स वगैरह, वेदर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स वगैरह के भी पास है ये। अब कैलिफोर्निया की हम बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में है ना सिलिकॉन वैली, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा। और गुड एक्सेस टू मार्केट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, यहाँ पर भी स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो बेंगलोर और कैलिफोर्निया में दोनों में स्किल्ड वर्कफोर्स है, वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छी है, रोड्स बढ़िया हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ अच्छी हैं गवर्नमेंट की। तो ये रीजंस हैं। तो ये हमने देख लिए इस चैप्टर के नोट्स। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।